हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर हम लोग अभी करने वाले हैं किसका, तो जया प्रक्रम का चैप्टर 6 है आप लोगों का, क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि यहाँ जैसे आपका ऑब्जेक्टिव ये दिया हुआ है तो आपका लॉन्ग से ही निकल के आता है। ठीक है, तो जब हम लॉन्ग आपको समझा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव जब हम पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन तो खुद आप आंसर उसका क्लिक करते जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं कहाँ से, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि, ठीक है, इसमें यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। हम लोग जो भोजन खाते हैं, ठीक है, तो उसमें लार जो होता है हम लोगों का मुंह में, वो क्या भूमिका निभाती है, उसी के बारे में हम लोगों को देखना है। जब हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जब भोजन खाते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण मतलब होता है प्रवेश करना, भोजन को हम लोग पेट में प्रवेश करवाते हैं। तो ये होता है कि जब हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तब लार में मौजूद जो होता है एमिलेस, एमिलेस एक एंजाइम है जो आपका लार में क्या पाया जाता है, ये लार में आपका पाया जाता है एमिलेस एंजाइम। ठीक है, एमिलेस एंजाइम पाता है। जब एमिलेस एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है, जब भोजन आप चबाते हैं तो यदि आपका लार नहीं बन रहा है मुंह में, कभी कभी होता है कि आप लोगों को जैसे बुखार वगैरह हो जाए तो उस टाइम क्या होता है, हम लोगों को मुंह सूख जाता है, लार नहीं बनता है, तो हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। उस टाइम हम लोग 1 से 2 रोटी खा लेंगे, वही काफ़ी है हम लोगों के लिए। तो इस तरह का कंडीशन आ जाता है। तो क्या होता है, किसके कारण, तो लार न बनने के कारण। जब लार हम लोगों का कम बनता है तो हम लोग भोजन खाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। तो वही लार का काम है कि जब हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, जब भोजन खाते हैं तो लार में मौजूद जो एमिलेस एंजाइम होता है उसमें मिक्स हो जाता है। भोजन को चबाते हैं तो वह मिक्स होते रहता है लार के साथ, और कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो लार की यही भूमिका है हम लोगों का शरीर में। ठीक है, तो हमारे मुंह में जो है लार की भूमिका हम लोग देख लिए कि क्या कारण है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो देखिए हम लोग का पाचन, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसका पाचन हम लोग का शुरू कहाँ से होता है, तो हम लोग का मुंह से ही, मतलब हम लोग का पाचन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग उसको चबाते हैं, मिक्स करते हैं, उसको छोटे छोटे कण में तोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, पाचन क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। डायरेक्ट आप कोई सामान यदि खाते हैं, निगल जाते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये होती है हम लोगों की प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन से। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो अपना पोषण स्वयं करती है। कहने का मतलब जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी है, वह अपना पोषण स्वयं करते हैं, वो भोजन खुद बनाते हैं। हालांकि वे दूसरों को भी खिलाते हैं, लेकिन वो स्वपोषी है, वो दूसरे को नहीं खाते हैं। जैसे हम लोग मानव हैं, हम लोग दूसरे पर डिपेंड है। साग सब्जी खाना है तो हम लोग दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें उसके उत्पाद क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। ये आपका ये लिखने का तरीका होता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन से हैं। तो आप इसको बनाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर बड़ा बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो परिस्थितियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं। इस तरह करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति। स्वपोषी पोषण के उत्पाद हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। यहाँ देखिए, जब हम लोग पेड़ पौधे देखते हैं उसमें वो जब स्वयं खाना अपना बनाती है, स्वयं भोजन तैयार करती है, तो उसमें क्या होता है, उसको सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल, पत्ती से उसको क्लोरोफिल मिल जाता है, उसकी उपस्थिति। और कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये होती है हम लोगों की प्रक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में, जड़ से वह क्या लेता है, जल लेता है, और इन्हीं सबको जो है स्टोर करके वो अपना भोजन तैयार करती है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि आप भोजन यदि बनाते हैं तो आपको पानी की आवश्यकता है। कोई जब सब्जी बनाएंगे तो उसमें साग पत्ती की आवश्यकता है, मतलब उसको ले लीजिए। मसाला की आवश्यकता होती है, उसी तरह पेड़ पौधों को ये सब आवश्यकता होती है। सूर्य की प्रकाश उसको चाहिए,
क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल की उपस्थिति चाहिए, तब ये स्वपोषी पोषण के उत्पाद हैं और ये अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। इसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, ये सब स्वपोषी पोषण के उत्पाद हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। एक है वायवीय किसको बोलते हैं, वायु की उपस्थिति में जो होता है वह वायवीय होता है, और अवायवीय क्या होता है, जब वायु की अनुपस्थिति हो, मतलब वायु उपस्थित ना हो, उससे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो देखिए, जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे मनुष्य में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, हम लोगों में कैसी प्रक्रिया होती है, तो वायवीय श्वसन प्रक्रिया होती है। मतलब जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, श्वसन मतलब सांस लेना, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। ये मनुष्य में होता है, मनुष्य इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, जहाँ ऑक्सीजन ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। जैसे ईस्ट जो है, इसका एक अवायवीय श्वसन का उदाहरण दिया गया। ईस्ट जैसे हम लोग मनुष्य हैं, उसी तरह ये ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा अब जल्दी दिमाग आप लोगों को चलाना है, क्योंकि अब तो इससे भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन समझने की भी कोशिश कीजिए, और ये सब इजी है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, अब इसको देखिए, गैस के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिताएं किस प्रकार अभिकल्पित है। ठीक, गैस के अधिकतम विनिमय के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, फुफ्फुस क्या होता है, फेफड़ा होता है। फुफ्फुस क्या होता है, फेफड़ा होता है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसे संरचना में अंतर्गत हो जाते हैं, जिसे कूपिका कहते हैं। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो फेफड़ा में जाती है, श्वास में ऑक्सीजन हम लोगों का फेफड़ा में जाती है, और ये अन्य छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा हमारे पूरे शरीर में जाती है। ठीक है, जब पूरा शरीर में हम लोगों को जाती है, तो पहले तो स्टोर हम लोगों का काम, जो ऑक्सीजन स्टोर करने का काम होता है, वो किसके पास होता है, तो फुफ्फुस के पास होता है, मतलब फेफड़ा के पास होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतर्गत होती है। पूरा शरीर, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो पहले फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है, और उससे पूरा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या होता है, तो फुफ्फुस गुब्बारे की संरचना की तरह फूल जाती है, जिसे हम लोग कूपिका कहते हैं। ठीक है, कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। देखिए, यदि किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत लगे समझने में, तो थोड़ा सा एक बार और समझने की इसको कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, तो कोशिश क्या करना है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिताएं किस प्रकार अभिकल्पित है। इसका मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं इसमें कि आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान प्रदान होता है। विनिमय प्रणाली पहले चलता था, एक बोरा गेहूँ दीजिए, एक बोरा चावल लीजिए, इस तरह का कोई विनिमय प्रणाली पहले के ज़माने में हम लोगों का प्रथा था, उस तरह चलता था। जब रुपया आ गया तो फिर हम लोगों का क्या हुआ, सब सिस्टम धीरे धीरे हटने लगा। ठीक है, तो यही होता है। तो इसमें जब गैसों की हम लोग को अधिकतम विनिमय के लिए कुपिताएं किस प्रकार अभिकल्पित होती, मतलब किस प्रकार यह काम करती है, तो वह किस प्रकार काम करेगी। सबसे पहले जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, छोटी एक नली रहती है, जिसमें खाना भी हम लोगों का जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, तो बाद में हम लोग का 2 भाग बढ़ जाता है। पेट का आपका जो है नली अलग चल जाता है, फेफड़ा का फिर इधर घूम जाता है। इस तरह करके 2 नली होती है, छोटी नलिकाओं द्वारा विभाजित हो जाती है, तो अंत में गुब्बारे जैसे संरचना में अंतर्गत हो जाते हैं। हवा जो है गुब्बारे जैसे संरचना में हम लोग का जाके स्टोर हो जाता है, और वहाँ से सभी पूरे शरीर के अंग में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और फिर उधर से जो है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड होकर एकत्रित होकर एक सतह में आके फिर फेफड़ा में जमा होना, और फिर उसके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यही गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, ये होगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग थोड़ा सा। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त
करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। इसमें दिया श्वसन, जब हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव, जलीय जीव में जो रहते हैं उसकी अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। मतलब इससे जो है लाभ हम लोगों को इसमें मिलता है, ये कैसे, तो इसको समझिए। जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव जैसे मछली हो गया, उसमें जल में जो ऑक्सीजन होता है उसी से वह अपना ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए जल में क्या होता है, H2O होता है, H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इसमें ये जो ऑक्सीजन होता है तो इसी ऑक्सीजन से ये काम चलाते हैं। कौन, जलीय जीव जो पानी में रहते हैं। तो उसमें गलफड़ा होता है, आप लोगों को देखें उसमें हम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट उसको बनाया गया प्रकृति द्वारा, ठीक। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है और उसमें छानने की विधि मछली के पास है तो वह ऑक्सीजन अपना प्राप्त कर लेती है। हम लोग नहीं कर सकते हैं उस तरह, कभी कोई क्या होता है दुस्साहस भी ना करें कि जो हम लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन जब होता है तो फिर हम लोग भी डूब के ऑक्सीजन ले सकते हैं, उस तरह नहीं करना है। हम लोग भारी मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं, वो सब बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन लेकर बच जाती है, ठीक है। तो ये होती है उसकी कहानी। तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं स्थलीय जीव श्वसन के लिए, ठीक है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम लोग स्थलीय जीव में आते हैं जो धरती पर रहते हैं, तो हम लोग धरती पर रहते हैं तो ये स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम लोग वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और भारी मात्रा में यह होती है, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। हम लोग जो वायु में लेते हैं, स्थलीय जीव जो वायुमंडल से लेते हैं और मछली जो पानी से लेती है, हम लोगों की तुलना में उसका बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है तो फिर हम इसीलिए बोल सकते हैं कि इसीलिए जलीय जीव की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होती है। अपेक्षा अधिक लाभप्रद होती है, यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा बाद में, क्योंकि लाभप्रद की बात किया तो हम लोग जो है लाभप्रद में आते हैं। हम लोगों को अधिक लाभ मिलता है क्योंकि हम लोग O2 ऑक्सीजन डायरेक्ट लेते हैं इसमें और वायुमंडल से लेते हैं। हम लोगों को भारी मात्रा में मिल जाता है, उसको बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुछ नहीं सिर्फ समझना है आप लोगों को, फिर वहाँ देखिए जब समझ जाइएगा तो वहाँ क्या होगा कि आप कुछ भी बना के भी लिख सकते हैं। ये सब ध्यान सिर्फ बात रखने की चीज़ है। आप ध्यान में थोड़ा बहुत करके यदि रख लेते हैं तो वहाँ यदि आपको नहीं भी याद है उसके बाद तो आपको फिर पढ़ना है ही कम बेसी करके। यदि नहीं पढ़ेंगे तो उसमें भी दिक्कत है, तो फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना, ये भी तो मान के चलना है कि बोर्ड एग्ज़ाम देना, तो उसमें थोड़ी सी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, 5 हो गया। अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। अब अमाशय हम लोग देखते हैं, तो बताइए आप लोग अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले अमाशय होती क्या है, पहले हम अमाशय जानेंगे तब तो पता करेंगे कि इसमें अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो अमाशय जो हम लोगों का होता है ये पेट होता है, जिसको हम लोग स्टोमच कहते हैं। ये क्या होता है, पेट होता है। अमाशय हम लोगों का क्या है, अमाशय पेट को ही कहा जाता है। तो पेट में हम लोग की अम्ल की भूमिका क्या होती है, तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित होती है। क्वेश्चन बढ़ाने के लिए आंसर थोड़ा सा बड़ा करने के लिए लिखता है, आप लोग भी इस तरह लिखा कीजिए, ठीक। अब इसमें पॉइंट 1 दिया है कि यह अक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। क्या बताया कि यह अक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इसमें जो अक्रियाशील एंजाइम होता है जो कार्य नहीं कर पाते हैं एंजाइम, जैसे लाइपेज हम लोग पीछे पढ़े या इमाइलेज, ठीक है, इमिलेज पढ़े ना। तो ये जो अम्ल होती है इसमें जब यह डीएक्टिवेट होने लगती है धीरे धीरे पेट में जाते जाते, तो इसमें अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। और इसको जो है एंजाइम को ये अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं जिससे और थोड़ा अधिक अच्छा से पाचन हो सके, तब ये क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं, मतलब ये एक्टिव हो जाते हैं पाचन क्रिया के लिए। अब यहाँ क्या है, यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। अब हम लोग भोजन जब खाते हैं तो उसमें कुछ
ऐसी होती है सूक्ष्म जीव भी, जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें कवक वगैरह कुछ कुछ ऐसा जीव, छोटा मोटा सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं, वो सब जब हम लोग खा जाते हैं तो उसको पचाने के लिए और उसको मारने के लिए अमाशय में एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होती है हम लोग का एसिड में सूक्ष्म जीवों को मार देती है और भोजन को यह नरम बनाती है। अब भोजन पचेगा ही नहीं तब तो फिर सोच लीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोगों का भोजन को नरम करती है और इसे पचाने में मदद करती है। तो पेट में हम लोगों की अम्ल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।